दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरी नई कहानी अभी तक नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम 30-40 एपिसोड तक जरूर सुनकर देखें। यह कहानी बहुत ही शानदार और दिलचस्प है। आप सभी से अनुरोध है कि इसे पूरा सुनें और अपना सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वर्धन निवास के एक हॉल में एक मेज के चारों ओर कई सारे चाय के कप रखे थे। वहां पर विराज, अमायरा, यश और इनाया मेज के चारों ओर बैठे थे। कुछ ही दूरी पर वैभव खड़ा था, जो रचनाकार संसार की तकनीक रहस्यमय किरण चक्रव्यूह का अभ्यास कर रहा था। विराज को वर्धन निवास आए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में उसने विदिशा नगर में वर्धन परिवार के व्यापार को प्रबंधित करने के लिए कई सारे उपाय किए थे। विदिशा नगर में वर्धन परिवार के निवास के चारों ओर शक्तिशाली दीवार बनवाकर इसे एक मजबूत किले का रूप देना शुरू कर दिया था। दक्ष और चित्रपाल से मिलने के बाद विराज ये तय कर चुका था कि वो नीले पहाड़ों के खंडहर जा रहा था। साथ ही वैभव को भी प्रशिक्षण दे रहा था। विराज ने वैभव की ओर घूरकर देखा। ये देखकर वैभव की आंखें सतर्क हो गई और वो पूरे ध्यान से अपना अभ्यास करने लगा। विराज ने चाय की चुस्की लेते हुए इनाया और बाकी लोगों की तरफ देखा और फिर अपनी यूनिवर्स रिंग में से विशेष संरचना सुधार द्रव्य बाहर निकाला और उसे इनाया के सामने रख दिया और उससे कहा, इनाया दी, मुझे गोली घाटी में एक महान अल्केमिस्ट से ये विशेष संरचना सुधार द्रव्य मिला था। मुझे लगता है कि ये आपके काफी काम आ सकता है। विशेष संरचना सुधार द्रव्य की उस बोतल को देखकर इनाया की आंखें चमक उठी। खुशी से उसका रोम-रोम खिल उठा। वो पहले भी विशेष संरचना सुधार द्रव्य ले चुकी थी और उसके शक्तिशाली और चमत्कारी प्रभाव को अच्छे से समझती थी। उसने पहले भी विशेष संरचना सुधार द्रव्य की मदद से बर्फ शरीर को हासिल किया था। इस समय इनाया अपने बर्फ शरीर को हिम शरीर में बदलने के लिए साधना कर रही थी। ऐसा करने के लिए वो प्राण औषधियों की मदद ले रही थी। अब विराज विशेष संरचना सुधार द्रव्य उसके लिए ले आया था। उस द्रव्य को देखकर इनाया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था कि अग्निदेवी मुकाबलों से पहले वो अपने बर्फ शरीर को हिम शरीर में पूरी तरह से बदल पाएगी। ये समझकर ही उसकी खुशी एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। अमायरा ने विराज को छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, मतलब अपनी एक दीदी के लिए तो तुम गोली घाटी से तोहफा लेकर आए हो और अपनी दूसरी दीदी को भूल गए। ये तो दूसरी दीदी के साथ घोर अन्याय हुआ। अमायरा की बात सुनकर विराज ने कहा, जिसके पास आप जैसी दी हो वो भला अपनी दी को कैसे भूल सकता है। ऐसा कहकर विराज ने अपनी यूनिवर्स रिंग को हल्का झटका दिया और एक सफेद रंग की शीशी उसके हाथों में प्रकट हो गई। उस शीशी के अंदर कुछ गोलियां रखी थीं। विराज ने अमायरा के सामने उस शीशी को रख दिया और कहा, ये गोलियां गोली नगर में एक बड़े सौदागर से मिली थी। उन सौदागर को मैंने कुछ गोलियां बनाकर दी थी और बदले में उन्होंने मुझे ये गोलियां दी थी। विराज विकास दिव्यकीर्ति के साथ जब 3 दिन गोली नगर में रहा था तो उसने एक सौदागर के लिए कुछ गोलियां बनाई थी। अमायरा ने विराज के लिए इतना कुछ किया था, ऐसे में उस शीशी को अमायरा को देना विराज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अमायरा ने उस शीशी को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, इसमें क्या है। अमायरा जानती थी कि विराज कोई साधारण वस्तु तो उसे तोहफे में नहीं देने वाला था। इस कारण से वो उस शीशी के अंदर रखी गोलियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। विराज ने जवाब दिया, इन गोलियों से आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये गोलियां गोली घाटी के एक महान 9th ग्रेड अल्केमिस्ट ने बनाई थी। विराज को इस गोली की जरूरत नहीं थी। उसकी आत्मा की शक्ति पहले ही काफी शक्तिशाली स्तर आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था तक पहुंच चुकी थी। साथ ही काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक से उसकी आत्मा पर इन गोलियों का कोई प्रभाव नहीं होने वाला था।
अपनी आत्मा की शक्ति के बल पर ही विराज एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा होने के बावजूद हाई ग्रेड के मार्शियल सम्राट पूर्वज योद्धा तक को लड़ाई में हरा सकता था। अगर वो तलवार पूर्वज की तलवार मणि का उपयोग करता तो लो ग्रेड मार्शियल सम्राट स्तर तक के योद्धा को हरा सकता था। इस हिसाब से चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए उसकी शक्ति कम थी। विराज की बात सुनकर अमायरा के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। ऐसी हर औषधि जो आत्मा की शक्ति में इजाफा करें, वो एक अल्केमिस्ट के लिए हमेशा ही एक वरदान की तरह ही होती थी। भले ही अमायरा कलिंजर सम्राट की सबसे प्यारी बेटी थी, फिर भी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के उसके पास सीमित उपाय ही थे। अमायरा ने खुशी खुशी उस तोहफे को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विराज ने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक गुप्त मैनुअल बाहर निकाला और उसे यशवंगम के सामने रख दिया और यशवंगम से कहा, सीनियर यश, ये आपके लिए। उस तोहफे को देखकर यश को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई और उसने कहा, विराज, मैं तुमसे ऐसे ही कोई तोहफा नहीं ले सकता। ठीक है, तुम इनाया अमायरा के लिए तोहफे लाए हो, लेकिन इस वजह से तुम्हें मुझे भी तोहफा देना पड़े, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विराज जो तोहफा यश को देना चाह रहा था, यश को वो तोहफा साधारण नहीं लग रहा था। अमायरा ने बिना खर्चे के वर्धन परिवार के लिए शाही टुकड़ी की व्यवस्था करवा दी थी, इसलिए यश को लग रहा था कि अगर विराज ने अमायरा को कोई तोहफा दिया था तो ये ठीक ही था। लेकिन यश ने तो विराज के लिए कुछ ऐसा नहीं किया था जिसके लिए विराज को उसे भी तोहफा देने की जरूरत हो। इस वजह यश की हिम्मत उस तोहफे को स्वीकार करने की नहीं हो रही थी। ये सुनकर विराज ने कहा, सीनियर यश, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इस गुप्त मैनुअल में कोई कीमती गुप्त कला नहीं लिखी है। ये तो बस एक अधूरी सेबर तकनीक है जो गलती से मेरे हाथ लग गई। सेबर तकनीक आपकी जन्मजात प्रतिभा है, इसलिए मुझे लगा कि इसे आपको तोहफे में देना ही उचित रहेगा। यशवंगम एक शक्तिशाली और प्रतिभावान योद्धा था। हालांकि बाहरी दुनिया में उसकी प्रतिभा सामान्य ही समझी जाती, लेकिन कलिंजर एम्पायर के अंदर वो एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी प्रतिभा का स्तर इतना था कि यदि किसी संत स्तर योद्धा की नजर उस पर पड़ जाए तो वो यश को अपना शिष्य बनाने के लिए लालायित हो उठता। यश के गुरु जो सेबर तकनीक में एक महान योद्धा रहे थे, कलिंजर एम्पायर के अंदर उनका काफी दबदबा रहा था। ऐसे में यश से अपने संबंधों को विकसित करना विराज के लिए भी एक अच्छा कदम ही था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ यश ने मेज पर रखे उस गुप्त मैनुअल को उठा लिया। जैसे ही उसने उस गुप्त मैनुअल को खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी होती चली गई। उसने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, ये तो तुमने कमाल की चीज मुझे दी है। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी तरह की मुझसे मदद चाहिए तो बेहिचक कह देना। तुम्हारे लिए मैं 7 समंदर पार करने के लिए तैयार हो जाऊंगा या फिर जलते हुए समंदर में डुबकी लगाने के लिए छलांग लगा दूंगा। ऐसा कहते हुए यश की आंखों में खुशी चमकने लगी। जिसे विराज साधारण गुप्त मैनुअल कह रहा था, वो साधारण गुप्त मैनुअल नहीं था। वो गुप्त मैनुअल एक हाई ग्रेड स्वर्ग के कदमधार तकनीक का अंश था। हालांकि वो सिर्फ एक अंश ही था, फिर भी उसकी तुलना एक लो ग्रेड स्वर्ग के कदमधार तकनीक से की जा सकती थी। विराज भले ही खुद उस गुप्त मैनुअल का उपयोग नहीं करता, लेकिन वो वर्धन परिवार के खजाने में इसे रख सकता था, कलिंजर विद्यालय को बेच सकता था। ऐसे में उसने ऐसा न करके यश को ये गुप्त मैनुअल दिया था। ये बात यश अच्छे से समझ रहा था। यशवंगम की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर यश, आप इतना न सोचे। ये गुप्त मैनुअल आपके लिए अनुकूल था, इसलिए आपको दे दिया। इसे अगर वर्धन परिवार में रख छोड़ा होता तो ये वहां पड़ा पड़ा धूल ही खाता। ये सुनकर यशवंगम ने कुछ नहीं कहा और वो उत्साह से उस गुप्त मैनुअल को देखता रहा। विराज अपने दिल की बात अपनी दी इनाया से करना चाह रहा था। उसे मालूम था कि जिस जगह वो जाने की बात अपनी दी इनाया से करना चाह रहा था,
वहां उसकी दी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली थी। उसने इनाया की ओर देखकर कहा, इनाया दी, मैं नीले पहाड़ों के खंडहर जाना चाहता हूं। वहां हमारे पूर्वज अभय वर्धन का छिपाया हुआ खजाना है। उन्हें कहीं से वो खजाना मिला था जिसे वसु परिवार से बचने के लिए उन्होंने नीले पहाड़ों के खंडहर में कहीं छिपा दिया था। ऐसा कहकर विराज ने रात में व्यापारी चित्रपाल के साथ हुई बातचीत को बताया। विराज की बात सुनकर इनाया, अमायरा और यश का मुंह खुला का खुला रह गया। विराज को अच्छे से मालूम था कि इनाया इतनी आसानी से उसे वहां नहीं जाने देने वाली थी। नीले पहाड़ों के खंडहर केपलर यूनिवर्स के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। भले ही वो खतरनाक जगहों की सूची में 10वें क्रम पर आती थी, इससे बावजूद उसका खौफ कुछ ऐसा था कि कोई साधारण इंसान तो उस जगह पर कुछ क्षणों से ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं बच पाता। विराज भी तलवार मणि, राजमल प्रथम और चारकोल के दम पर नीले पहाड़ों के खंडहर जाने की सोचने की हिम्मत कर पा रहा था। नहीं तो वो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा था। ऐसे में वो नीले पहाड़ों के खंडहर जाने की सोच तक भी नहीं सकता था। ये तीनों ही योद्धा संत स्तर के योद्धा थे। हालांकि नीले पहाड़ों के खंडहर साधारण इंसान के साथ साथ संत स्तर के योद्धा के लिए भी जानलेवा ही थे। लेकिन संत अधिपति योद्धा चारकोल की मदद से विराज को ये भरोसा था कि वो वहां मौजूद हर खतरे से बाहर निकल आने में कामयाब हो सकेगा। इन तीन शक्तियों के अलावा उसके पास रक्षक गुड़िया थी जो किसी भी प्राणघातक हमले की क्षमता को 30% तक घटा सकती थी। साथ ही रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र था जो प्राणघातक हमले के समय विराज को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता। इनकी बदौलत विराज को यकीन था कि वो किसी भी परिस्थिति का न सिर्फ सामना कर सकेगा, साथ ही खतरनाक हालातों में वहां से निकल पाने में भी कामयाब हो सकेगा। इनाया को समझ आ रहा था कि विराज अभय वर्धन के उस खजाने को हासिल करना चाहता था, लेकिन इतनी खूंखार जगह जाना खतरों से खाली भी नहीं था। हालांकि इनाया जितना विराज को समझ चुकी थी, विराज ऐसा लड़का नहीं था तो तैश या आवेग में आकर कोई कार्य करें। अगर वो कह रहा था कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता था तो निश्चित ही उसके पास कुछ तो खास था। समय के साथ इनाया का यकीन विराज पर बढ़ता जा रहा था। इनाया ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? जिस जगह तुम जाना चाहते हो उस जगह को मौत का दूसरा नाम कहते हैं। क्या तुम्हें अच्छे से समझ है कि तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मुझे मालूम है कि तुम बहुत शक्तिशाली बन चुके हो, लेकिन अपनी शक्ति को ज्यादा आंकना भी पराजय की ओर हमारा पहला कदम होता है। क्या तुमने हर तरफ से सोचकर सुनिश्चित कर लिया है? विराज के नीले पहाड़ी के खंडहर जाने की सोच से इनाया, अमायरा और यश हक्के बक्के रह गए थे। इनाया को विराज पर भरोसा तो था, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां पर संत स्तर के योद्धा भी असहाय महसूस करते थे। तो क्या इनाया विराज को नीले पहाड़ के खंडहर जाने देगी ताकि विराज अभय वर्धन के उस खजाने को हासिल कर सके? विराज को चित्रपाल से पता चला था कि नीले पहाड़ के खंडहर में उसके पूर्वजों ने एक खजाना रखा हुआ था। नीले पहाड़ के खंडहर केपलर यूनिवर्स की 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। इसके साथ ही ये सभी जगहों से एकदम अलग तरह की जगह थी। यहाँ की दुनिया बाकी दुनियाओं से बिल्कुल अलग थी। इस भूमि के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर हर कदम पर मौत छिपी थी। खतरों से भरी इस दुनिया में विराज जाना चाहता था। ये जानकर ही इनाया, अमायरा और यश के होश उड़ गए थे। इनाया कलिंजर एम्पायर से बाहर कभी नहीं गई थी, लेकिन वो नीले पहाड़ के खंडहर भूमि को अच्छे से जानती थी। कलिंजर संस्थान में उसे केपलर यूनिवर्स की कई जगहों के बारे में पता चला था। नीली पहाड़ी के खंडहरों के बारे में उसे ये मालूम था कि यहाँ पर चारों ओर कातिलाना आभा हवा में तैरती रहती थी। इनाया के हिसाब से भले ही विराज बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वो मौत के खंडहर में बच नहीं सकता था। इनाया की बात पर विराज ने कुछ नहीं कहा।
वो पहले ही कैप्लर यूनिवर्स की तीसरी सबसे खूंखार जगह दफन स्वर्ग की दलदल में जाकर वहां से वापस आ चुका था, जबकि उस जगह के बारे में ये कहा जाता था कि संत अधिपति स्तर तक के योद्धा तक वहां से बाहर नहीं निकल पाते। इसके साथ ही विराज लैप्टस महासागर, जो कि कैप्लर यूनिवर्स की पांचवी सबसे खतरनाक जगह थी, वहां जाने से भी नहीं डरता था। लैप्टस सागर की गहराइयों में आकाश गंगा अकादमी थी और वहां पर चारों ओर सफेद कोहरा फैला रहता था। यहां तक कि विराज ने तो अब परित्यक्त भूमियों से डरना भी छोड़ दिया था। उसे तो अब कैप्लर यूनिवर्स की सबसे खतरनाक परित्यक्त भूमि पुनर्जन्म के 6 मार्ग से भी पहले की तुलना में कम डर लगने लगा था, जहां पर तलवार पूर्वज लंबे समय से कैद थे। विराज ने इनाया को समझाते हुए कहा, इनाया दी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि नीले पहाड़ के खंडहर कितनी खूंखार जगह है, लेकिन गोल्डन पंख वर्तमान में एक मार्शियल राजा जितनी शक्ति रखता है। आपको मालूम है, ज्येष्ठ पाराशल जब मार्शियल सम्राट थे तो वो भी नीले पहाड़ के खंडहर गए थे और वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाने में कामयाब भी रहे थे। इसलिए दी गोल्डन पंख के संरक्षण में मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी चित्रपाल ने मुझे बताया है कि हमारे पूर्वजों का वो खजाना नीली पहाड़ी के खंडहर के बाहरी क्षेत्र में ही कहीं पर है, तो हो सकता है कि मुझे नीली पहाड़ी के खंडहरों में अंदर तक जाना ही न पड़े, केवल बाहरी परिधि में जाकर ही काम चल जाए। विराज की बात सुनकर इनाया गहराई से सोचने लगी। गोल्डन पंख की शक्ति से वो अच्छे से वाकिफ थी। साथ ही वो कहीं न कहीं इस बात से भी मुखातिब थी कि विराज के पास कुछ शक्तिशाली तुरुप के पत्ते भी थे, जिनके दम पर वो बड़ी मुसीबतों को टाल देता था। विराज ने कलिजंद्र संस्थान के अंदर संत अधिपति योद्धा खूनी नदी तक को मार गिराया था। जिस संत योद्धा से कलिंजर संस्थान के सभी प्रमुख कांप उठे थे। ऐसे में वो समझ रही थी कि विराज हर तरह की परिस्थिति को संभाल सकता था। पिछले कुछ समय में जिस तरह विराज ने वर्धन परिवार को खड़ा किया था, उससे उसका भरोसा विराज पर काफी बढ़ गया था। उसने विराज के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो। ये पता चलने के बाद कि वर्धन परिवार के पूर्वजों का खजाना नीले पहाड़ के खंडहरों के बाहरी क्षेत्र में ही कहीं था, उसका डर थोड़ा कम हो गया था। अमायरा और यश ने विराज को वहां जाने से रोकने के लिए काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन जब इनाया ही हार मानकर चुप बैठ चुकी थी तो वो दोनों कब तक विराज को मनाते। वो दोनों भी चुप हो गए। वैभव चंद्रवंशी, जो वही पास ही खड़ा होकर रहस्यमय किरण चक्रव्यूह का अभ्यास कर रहा था, वो भी विराज और बाकी लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो जान चुका था कि विराज नीले पहाड़ के खंडहर जाने की योजना बना रहा था। उस भूमि का नाम सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सोचने लगा, अच्छा हुआ मैं अभी अभी बड़े भैया से मिला हूं। अगर मुझे उनके साथ थोड़ा समय हो जाता तो वो कहीं मुझे अपने साथ चलने को न कह देते। अभी तो मैं एकदम नौसिखिया हूं, मुझे तो साथ चलने को नहीं ही कहेंगे। बच गया मैं तो। वो भूमि तो। तौबा तौबा तौबा। ये बड़े भैया विराज को अचानक से क्या शौक चढ़ाया कि सीधे बैल के सींग में जाकर टक्कर दे मारनी है। खैर मुझे क्या। एक सेवक ने बताया था कि विदिशा नगर में एक मेला लगा है। बड़े भैया के जाने के बाद मैं उस मेले में घूमने जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। वैभव चंद्रवंशी ने एक आदर्श शिष्य की तरह कहा, जी गुरुवर, शिष्य के लिए क्या आदेश है। विराज ने वैभव चंद्रवंशी की ओर देखकर कहा, अपना सामान बांध लो, हम लोग नीले पहाड़ के खंडहर जा रहे हैं। विराज की बात सुनते ही वैभव के मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे पर 12 बज उठे। वो कहाँ रात में मेले घूमने जाने की योजना बना रहा था और कहाँ विराज ने उसे मौत के खंडहरों में ले जाने की योजना बना डाली थी। उसके पूरे शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था।
वो सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो बड़े भैया से सीखने निकलना था, ये बड़े भैया तो मुझे कहीं और ही पहुंचाने निकल पड़े हैं। अब क्या करूं? वैभव चंद्रवंशी को नीले पहाड़ के खंडहरों के बारे में जानकारी थी। वहां प्राचीन दैत्याकार देव संप्रदाय के खंडहर मौजूद थे। दैत्याकार देव संप्रदाय के लोग शक्तिशाली जानवरों को वश में करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा भी उनमें कई तरह की शक्तियां होती थीं। आज वो दैत्याकार देव संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, लेकिन ये कहा जाता था कि वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में कई तरह के खजाने छिपे थे। दैत्याकार देव संप्रदाय के लोगों ने अपने कई खजानों को अपने मित्रों को तोहफे में दे दिया था। उसके बावजूद कई खजाने उसी भूमि में दफन रह गए थे। लेकिन उन दफन खजानों को जिसने भी हासिल करने की कोशिश की थी, उसे इसका बुरा अंजाम ही मिला था। ये सब सोचकर वैभव की हालत खराब होने लगी। विराज ने वैभव को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वैभव तेजी से रहस्यमय किरण चक्रव्यूह बनाना सीख रहा था और विराज चाह रहा था कि वो उसे जल्दी ही रहस्यमय किरण चक्रव्यूह बनाना पूरी तरह से सिखा दे। वैभव ने मासूम सा चेहरा बनाकर विराज की ओर देखते हुए कहा, बड़े भैया, वो खतरनाक परित्यक्त भूमि, क्यों नहीं हम कहीं और चले? मैं केपलर यूनिवर्स की एक से बढ़कर एक जगहों के बारे में जानता हूं। हम कहीं और चल सकते हैं। नीले पहाड़ के खंडहर चंद्रवंशी परिवार के राज्य के समीप ही पड़ती थी। इस कारण से वैभव चंद्रवंशी बचपन से ही उस जगह की बड़ी ही डरावनी कहानियां सुनता आया था। वैभव ने कितने ही स्वर्ग के गर्व योद्धाओं की कहानियां सुनी थी जो नीले पहाड़ के खंडहर में खजाने की तलाश में गए थे और बाद में उनके न लौटने पर उनकी संपत्ति के खजानों को उनके परिवार के लोगों ने आपस में बांट लिया था। बचपन में तो उसका ये आलम था कि उसकी माँ कहती थी कि वैभव दूध पी ले नहीं तो तुझे नीले पहाड़ के खंडहर भिजवा दूंगी, और ये सुनकर वो चुपचाप सारा दूध गड़गड़ करके पी जाता था। और आज विराज उसे सीधे उस भूमि में ले जाने की बात कर रहा था। डरना उसका अधिकार था। वो बहादुरी के नकाब में अपने डर को नहीं छिपाना चाहता था। वो खुलकर अपने डरने के अधिकार का प्रयोग करना चाहता था। विराज भले ही प्रतिभावान था, बहादुर था, शक्तिशाली भी था, लेकिन नीले पहाड़ का खंडहर, ऐसे में वैभव को लग रहा था कि भले ही विराज किसी तरह अपने आप को वहां बचा ले, लेकिन उसे कैसे बचा पाएगा। वो सोचने लगा, बड़े भैया, मेरे अंदर आपके जितनी शक्ति नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया या फिर आप और मैं वहां किसी कारण से बिछड़ गए तो मैं अपनी इतनी कम शक्ति से वहां के राक्षसों का सामना कैसे करूंगा। लगता है मैंने बड़े भैया के सामने अपनी ज्यादा शेखी बघार दी है। यश भैया हमेशा कहते थे, वैभव देखना एक दिन तेरा ये बड़बोलापन तुझे ले डूबेगा। सच में मुझे यश भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। विराज भैया मुझे कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। विराज ने देखा कि वैभव की शक्ल पर 12 बजे हुए थे और उसका सारा शरीर घबराहट से कांप रहा था। उसने वैभव की ओर देखकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? ये सुनते ही वैभव गहरी नजरों से विराज की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज उससे ये सवाल पूछ रहा था या फिर उस पर व्यंग्य कर रहा था। उसी समय विराज ने फिर कहा, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। वहां किले के अंदर तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे थे। मैं चंद्रवंशी परिवार का नंबर 1 जीनियस युवा हूं। अब क्या हुआ? वहां तो तुम मेरे साथ नीलकमल पर्वत पर भी चले आए थे। क्यों? तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे परिवार के लोग तो तुम्हें किसी तरह बचा ही लेंगे। क्यों? बस इतनी ही वीरता थी तुम में। सच में आज तुमने अपने बड़े भाई अयान का नाम डुबो दिया। विराज की बात सुनकर वैभव समझ चुका था कि विराज ने उससे सवाल नहीं पूछा था, बल्कि उसे कामपता देखकर उस पर व्यंग्य किया था। विराज के मुंह से अपने लिए कटु शब्द सुनकर उसका अंदर का चंद्रवंशी जागने लगा। हालांकि वो भीतर ही भीतर डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, बड़े भैया, वो ऐसा है। मैं
ठीक है, मैं चलूंगा। वैभव ने न चाहते हुए हाँ कर दी थी। उसके गुरु पाराशल ने उसे विराज को सौंपा था। ऐसे में विराज की बात न मानने पर उसे डर लग रहा था कि कहीं पाराशल उससे नाराज होकर उसे अपना शिष्य मानने से इनकार न कर दे। उसने अपनी आंखों से देखा था कि पाराशल विराज का कितना सम्मान कर रहे थे। साथ ही वो चंद्रवंशी परिवार में अपने भाइयों में बड़े बोल बोलकर विराज के साथ आया था। वो अपने भाइयों को कहकर आया था कि तुम यहाँ पर रहकर लुक्का छिपी का खेल खेलो, मैं तो चला असल दुनिया का खेल खेलने। ऐसे में विराज की बात न मानने पर अगर उसे वापस अपने घर लौटना पड़ जाता तो उसे अपने ही घर में अपने भाइयों के साथ सारी जिंदगी लुक्का छिपी का खेल ही खेलते रहना पड़ा जाता। इन्हीं दबावों में उसने न चाहते हुए भी हाँ कर दी थी। यश दक्ष चित्रपाल के साथ एक कमरे में बैठा था। उसने चित्रपाल से कहा, चित्रपाल, तुम्हें विराज को उस खजाने के बारे में बताने की क्या आवश्यकता थी? जितना मैं जानता हूं ये सिर्फ एक अफवाह थी, हकीकत नहीं। चित्रपाल ने हंसकर जवाब दिया, मित्र यश, मैंने जो अपने पूर्वजों से सुना वो उसे बता दिया। मैंने नहीं कहा कि ये सत्य है या असत्य, बाकी विराज की मर्जी। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये अफवाह तो बिल्कुल भी नहीं लगती। यश दक्ष ने कहा, जो भी है, लेकिन विराज वहां के लिए निकलने का मन मना चुका है। लगता है मुझे भी वहां जाना चाहिए। ऐसा कहकर यश दक्ष के दिमाग में कुछ पनपने लगा। वैभव ने नीली पहाड़ी के खंडहर में चलने के लिए हाँ कर दी थी। इनाया ने भी विराज के वहां जाने के लिए हरी झंडी दे दी थी, जिसका मतलब था कि विराज वर्धन परिवार का खजाना लेने एक खतरनाक मिशन पर निकलने वाला था। तो आखिर विराज के साथ क्या होने वाला था? क्या उस भूमि में जाने पर विराज के सामने से वर्धन परिवार के किसी गहरे राज से पर्दा हटने वाला था? विराज अभय वर्धन के खजाने को हासिल करने के लिए नीले पहाड़ के खंडहर जा रहा था। वो अपने साथ वैभव चंद्रवंशी को भी लेकर जाना चाह रहा था। ये जानकर वैभव की हालत बुरी तरह से खराब हो गई। डर से कंपाते वैभव की हाँ सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसे समझ आ रहा था कि वैभव अंदर से डरा हुआ था। वैभव कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। ये पहली बार था जब वो ऐसे अकेले बाहर निकला था, इसलिए डरना स्वाभाविक था। उसने वैभव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। विराज को पूरा यकीन था कि गोल्डन पंख की सुरक्षा में वैभव को कुछ नहीं होने वाला था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में योद्धा वहां जा चुके थे। इस कारण से नीली पहाड़ी के कई राक्षस या खतरे पहले ही इन योद्धाओं के हाथों समाप्त हो चुके थे। ऐसे में विराज के हिसाब से वैभव के लिए प्राणघातक हालात पैदा नहीं होने वाले थे। उल्टे ऐसी जगह पर रहकर लड़ाई का हिस्सा बनने पर उसके अंदर का डर निकल सकता था, जो उसके बड़े योद्धा बनने के लिए बहुत जरूरी था। पाराशल ने बहुत भरोसे से अपना शिष्य विराज को सौंपा था, इसलिए विराज भी पूरी ईमानदारी से वैभव को सिखाना चाहता था। ये सुनकर वैभव ने विराज से कहा, बड़े भैया, ऐसी जगह पर मुझे कुछ नहीं होगा, ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वहां तो बड़े बड़े योद्धाओं का बस नहीं चलता। विराज ने भले ही उसे सांत्वना दी थी, लेकिन इससे वैभव का खौफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव की बात सुनकर विराज ने अपनी त्योरियां गुस्से से चढ़ाते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं तुम्हें झूठा दिलासा क्यों दूंगा? तुम ज्येष्ठ पाराशल और सीनियर अयान की अमानत हो मेरे पास। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं? जब तक तुम खुद ही दुम दबाकर वहां से न भाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विराज की बात सुनकर वैभव के अंदर का डर थोड़ा कम हुआ। वैसे भी वो हाँ कर चुका था और चंद्रवंशी एक बार किसी से हाँ कर लेते थे तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप ही खड़ा रहा। विराज ने इनाया की ओर देखकर कहा, इनाया दी, हम लोग कल सुबह होते ही निकल जाएंगे।
ये सुनकर इनाया ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ सब कुछ नियंत्रण में है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर विराज वैभव और गोल्डन पंख को लेकर विदिशा के रचनाकार टेलीपोर्टेशन पहुंच गया और वहां से होता हुआ नीले पहाड़ों के प्रांत पहुंच गया। नीले पहाड़ों के प्रांत पहुंचने पर वैभव ने विराज से कहा, बड़े भैया, यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये सुनकर विराज ने पूछा, अच्छा, तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ। ऐसा कहते हुए विराज चारों ओर चौकन्नी निगाहों से देखने लगा। राजधानी के वसु परिवार के एक गुप्त हॉल में बर्फ की मूर्ति के अंदर बैठी आकृति ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें खुलते ही उस गुप्त हॉल में रखे कुछ पत्थर अचानक से चमकने लगे। ऐसा होते ही उस अंधेरे हॉल में उजाला हो गया। उस गुप्त हॉल में उजाला होते ही वसु परिवार के मुखिया तेजी से वहां पर भागकर आ गए। मारिच वसु ने आते ही कहा, ज्येष्ठ पूर्वज महासेना वसु की जय हो। ज्येष्ठ, आपके अचानक जागने का कोई विशेष प्रयोजन? बर्फ मूर्ति के अंदर बैठे महासेना वसु ने मारिच वसु की ओर देखकर उससे शांत भाव से पूछा, उस लड़के विराज का क्या हुआ? क्या वो अभी भी जीवित है? ये सुनकर मारिच वसु ने जवाब दिया, ज्येष्ठ पूर्वज, सारी तैयारियां हो चुकी है। हमारे हत्यारों ने विराज को खोज लिया है। इस समय वो तेजी से नीले पहाड़ों के प्रांत जा रहा है। हमारे हत्यारे उसका वही कामतमाम कर देंगे। इस बार उन हत्यारों को सही राह दिखाने के लिए वसु परिवार का एक खास इंसान भी उन हत्यारों के साथ होगा। इस बार उसका बच पाना नामुमकिन होगा। मारिच वसु की बात सुनकर महासेना वसु की आंखें फैल गई और संशय के मकड़ जाल ने उसके दिमाग में जाल बुनना शुरू कर दिया। उसने कुछ सोचकर कहा, ये लड़का वहां क्यों जा रहा है? इस पर मारिच वसु ने पूछा, ज्येष्ठ, वहां क्या कुछ खास है? महासेना वसु ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसी प्रांत में वही परित्यक्त भूमि पड़ती है, नीले पहाड़ों के खंडहर। वहां पर कई खजाने छिपे हैं। उन्हीं खजानों में उस दुष्ट अभय वर्धन ने भी अपना खजाना छिपाया था। उसे खोजने में न जाने हमारे कितने योद्धा जाया हुए थे। कहीं ये लड़का वही तो ढूंढने नहीं जा रहा है। ऐसा सोचते ही उसकी भ्रिकुटियां तन गई और उसने गुस्से से कहा, कुछ भी हो जाए, इस बार वो लड़का जिंदा बचना नहीं चाहिए। इस पर मारिच वसु ने जवाब दिया, आप चिंता न करें ज्येष्ठ, इस बार के हमले से विराज चाहकर भी बच नहीं पाएगा। उसकी सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा कहकर मारिच वसु हंसने लगा। महासेना वसु के चेहरे पर भी कातिलाना मुस्कान छा गई। नीले पहाड़ों के प्रांत की जलवायु काफी अलग थी। वहां पर दूर दूर तक नीले रंग के पहाड़ फैले हुए थे। विराज अपनी जिंदगी में पहली बार नीले रंग के पहाड़ देख रहा था। उस प्रांत में चारों ओर बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। विराज ने ध्यान दिया तो पाया कि उन योद्धाओं में तो कुछ योद्धा मार्शियल सम्राट स्तर तक के थे। वैभव ने विराज को नीले पहाड़ों के प्रांत के बारे में बताना शुरू किया। बड़े भैया, नीले पहाड़ों का प्रांत दैत्याकार पिशाची पर्वत श्रेणी के नजदीक पड़ता है। नीले पहाड़ों के खंडहर भी यहाँ से कुछ ही दूरी पड़ते हैं, लेकिन पिशाची दैत्याकार पर्वत के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा इन पिशाची दैत्याकार जानवरों का शिकार करने आते हैं। ये जगह शिकारियों के लिए जन्नत है। यहाँ पर आपको असंख्य शिकारी समूह मिल जाएंगे जो पिशाची दैत्याकार जानवरों का शिकार करने यहाँ आते हैं। वैभव की बात सुनकर विराज ने पूछा, तो ये शिकारी और योद्धा इन पिशाची दैत्याकार जानवरों का शिकार करके उनका क्या करते हैं? इस सवाल पर वैभव ने जवाब दिया, ये शिकारी इन पिशाची दैत्याकार जानवरों की लाश को कलिंजर स्कूल और कुछ शक्तिशाली परिवारों को बेचते हैं। कलिंजर स्कूल इन पिशाची दैत्याकार जानवरों की ऊंची कीमत देता है। वैसे हमारा परिवार भी इन पिशाची दैत्याकार जानवरों की लाशों की खरीदी करता है। ऐसा कहकर वैभव ने एक इमारत की तरफ इशारा किया जो वहां से कुछ ही दूरी पर थी और कहा, वो इमारत देख रहे हैं बड़े भैया?
वो नीले पहाड़ों के प्रांत में चंद्रवंशी परिवार का कार्यालय है। करीब 1 साल पहले बड़े भैया को एक सौदे में आत्मात्वरण लॉकेट मिला था। वो हमेशा उस लॉकेट को पहने रहते हैं। दूर दूर तक फैले उन नीले रंग के पहाड़ों को देखते हुए विराज ने वैभव की बात सुनने के बाद कुछ नहीं कहा। उसी समय उसकी आंखें सामने से छिपते हुए आ रही कुछ परछाइयों पर चली गई। उन परछाइयों को देखते ही उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और वो सावधान हो गया। उसने गुस्से से कहा, इन लोगों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तंग आ गया हूं इन लोगों को मारते मारते, लेकिन ये लोग मरते मरते तंग नहीं आ रहे। अगले ही पल विराज ने आत्मा के संबंध के जरिए गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख ने तुरंत जवाब दिया, जी उस्ताद। गोल्डन पंख को पहले से आभास हो चुका था कि कोई काफी समय से उनका छिपकर पीछा कर रहा था। हालांकि वो ये नहीं समझ पाया था कि उनका पीछा करने का इरादा क्या था, इसलिए वो चुपचाप उन सभी पर नजर रख रहा था। लेकिन अब उसके उस्ताद ने सीधे लड़ाई के लिए तैयार रहने को कह दिया था, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग उन पर हमला करने आए थे। वसु परिवार के खतरे को भांपकर विराज ने वैभव की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, तुम जल्दी यहाँ से जाओ और चंद्रवंशी परिवार की इमारत में जाकर शरण लो। विराज को अचानक से इस तरह से कहता देखकर वैभव विचलित हो उठा और उसने हल्की घबराहट के साथ पूछा, बड़े भैया क्या कुछ गड़बड़ हुई है? विराज ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ चूहे इधर आ रहे हैं, उनकी लाशों को उनके आकाओं तक भेजना है। लेकिन तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए इस लड़ाई में यदि तुम यहाँ रहे तो घायल हो सकते हो, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए विराज की आंखों में नफरत तैर गई और उसने गुस्से से चीखते हुए तेज आवाज में कहा, गद्दारों के परिवार के चूहों, छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे शरीर से निकलने वाली बदबूदार आभा कई मील तक चारों ओर फैली हुई है। विराज के ऐसा कहते ही कुछ आकृतियों ने तेजी से आकर विराज को चारों ओर से घेर लिया। उन सभी लोगों ने वसु परिवार के शिकारी दल की पोशाक पहनी हुई थी। उन सभी का मार्शियल स्तर मार्शियल सम्राट स्तर का था। उन्हीं में से एक मार्शियल सम्राट स्तर का शिकारी अहंकार में बोला, इस बच्चे की महसूस करने की शक्ति काबिले तारीफ है। विराज ने उन सभी की ओर देखकर कहा, 3 कम स्तर के मार्शियल सम्राट योद्धा और 3 उच्च स्तर के मार्शियल सम्राट योद्धा। लगता है इस बार वसु परिवार ने काफी वजन बढ़ाया है। 6 मार्शियल सम्राट स्तर के योद्धा किसी छोटे प्रांत में जाकर वहां पर कोहराम मचाने की योग्यता रखते थे। ऐसे में इन सभी को सिर्फ विराज को मारने भेजने का मतलब था कि वसु परिवार इस बार कोई कमीकसर नहीं छोड़ना चाहता था। विराज को समझ आ रहा था कि इन 6 हत्यारों को भेजने के लिए वसु परिवार ने भारी भरकम कीमत चुकाई होगी। विराज की बात पर उस लीडर ने कहा, बच्चे सुना है तू बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमारे मुखिया तुम्हारे स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। वैभव चंद्रवंशी ने जब उन सभी हत्यारों को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, सर्पदंश समूह। वैभव ने देखा कि उन सभी हत्यारों की गर्दन पर विष छोड़ते एक खूंखार सर्प का टैटू बना था। उस टैटू में सर्प की दोनों आंखें खूनी लाल थी, जिसे देखकर ही खौफ के बारिश किसी के भी दिल में बरसने लगे। वैभव चंद्रवंशी की बात सुनकर और उसकी फटी हुई आंखों को देखकर हत्यारे समूह के लीडर ने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है? जैसा कि चंद्रवंशी परिवार के नंबर 1 जीनियस युवा से अपेक्षित था। एकदम सही पहचाना। वैभव ने विराज की ओर देखकर कहा, बड़े भैया मुझे मामले बड़ा पेचीदा लग रहा है। ये सुनकर विराज ने वैभव की ओर देखकर शांत भाव से कहा, क्यों? ये 6 लोग हैं और शिकारी दल के हत्यारे हैं। क्या तुम्हें इन लोगों के बारे में कुछ खास पता है? वही कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे एक हरे रंग की पोशाक पहने युवा विराज और उन हत्यारों को चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर कातिलाना हंसी उभर रही थी।
उसने हल्की आवाज में कहा, इस बार तू बच नहीं पाएगा विराज। तुझे इन हत्यारों की असल शक्ति का अनुमान नहीं। जब मेरा असल शिकारी आएगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। तुझे मारकर मैं वसु परिवार का नंबर 1 जीनियस बन जाऊंगा। आखिर इस बार वसु परिवार क्या चाल चल रहा था? चट्टान के पीछे छिपकर सारा मांजरा देखने वाला आखिर वो शख्स कौन था? क्या विराज वसु परिवार की चाल और उस शख्स का पता लगा पाएगा? क्या विराज वसु परिवार के उन हत्यारों को मौत के घाट उतार पाएगा? क्या उन हत्यारों की वजह से वैभव के जीवन पर कोई आफत आने वाली थी? विराज अभय वर्धन के छिपाए गए खजाने को हासिल करने नीले पहाड़ों के खंडहर की ओर निकल पड़ा था। वो नीले पहाड़ों के प्रांत आ चुका था। यहां आने पर उसे वसु परिवार के शिकारी दल के 6 हत्यारों ने घेर लिया। वैभव ने उन 6 हत्यारों को देखा और डरते हुए कहा, सर्पदंश समूह 6 लोगों का एक गुप्त समूह है। ये समूह अपनी मार्शियल तकनीक के अलावा समूह बनाकर किसी रहस्यमयी तकनीक का सहारा लेते हैं, जिससे इनकी सामूहिक शक्ति विनाशी स्तर तक पहुंच जाती है। एक बार तो इन्होंने अपनी रहस्यमय सामूहिक मार्शियल तकनीक के बल पर एक कम स्तर के मार्शियल राजा योद्धा को मार गिराया था। ये सुनकर विराज ने कहा, बस इतना ही। लगता है वसु परिवार की याददाश्त कुछ कमजोर पड़ गई है। बादाम भेजने होंगे उनको। वैभव ने जब अपना शक जाहिर किया था तो विराज को लगा कि शायद वसु परिवार ने कुछ विशेष शक्ति वाले योद्धा भेजे थे, लेकिन वैभव की पूरी बात सुनकर उसे ऐसा नहीं लगा। वसु परिवार ने कलिंजर संस्थान के अंदर भी विराज पर हड्डी प्रजाति के मार्शियल राजा योद्धा से हमला करवाया था। वो मार्शियल राजा योद्धा विराज का एक वार भी नहीं झेल पाया था। अब तो वो एक मार्शियल पूर्वज योद्धा बन चुका था। सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार पूर्वज की तलवार मणि की मदद से वो उच्च स्तर के मार्शियल राजा योद्धा तक को मार सकता था। हालांकि ऐसा करने की उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ती। इसलिए विराज केवल बहुत जरूरी होने पर ही तलवार मणि की मदद लेता था। हत्यारों के लीडर ने विराज का मजाक उड़ाते हुए कहा, अहंकार गया नहीं तुम्हारा? कोई नहीं, अब हम आ गए हैं तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। वो सभी काफी शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन विराज उन सभी का सामना कर सकता था। इस वजह से विराज को दाल में कुछ काला लग रहा था। कलिंजर संस्थान से विदिशा जाते वक्त भी वसु परिवार ने पहले कमजोर योद्धाओं से उस पर हमला करवाया था और बाद में एक शक्तिशाली योद्धा ने उस पर हमला किया था। ऐसे में वो वसु परिवार के छिपे हुए हमले से आशंकित हो उठा। विराज का अनुमान बिल्कुल सही जा रहा था, क्योंकि वसु परिवार ने उन 6 हत्यारों को सिर्फ विराज का ध्यान भटकाने के लिए ही भेजा था, ताकि उन हत्यारों से लड़कर विराज की एनर्जी की धारा तेजी से घट जाए और जिस समय विराज की एनर्जी की धारा कम हो जाए उस समय वसु परिवार का असल हत्यारा विराज पर हमला करके अपना काम पूरा कर दे। विराज सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को अपने हाथ में लेकर उन लोगों की ओर देखने लगा और उसने कहा, कहीं तुम लोग मेरी ऊर्जा को खपाने के लिए तो यहाँ नहीं भेजे गए हो? कोई नहीं, तुम सबको एक साथ ही देख लूंगा। विराज की बात सुनकर सर्पदंश समूह के उन हत्यारों के चेहरे काले पड़ गए। उन्होंने तुरंत विराज पर चारों ओर से हमला कर दिया। नीले पहाड़ों का प्रांत वसु परिवार का क्षेत्र नहीं था, लेकिन सभी शक्तिशाली योद्धाओं के लिए ये एक खुले मंच की तरह था। यहाँ पर आकर योद्धा कुछ भी करने के लिए आजाद थे, जब तक कि वो नीले पहाड़ों के शासक परिवार के साथ छेड़खानी नहीं करते थे। इस कारण से यहाँ पर गुंडाराज चलता था। जो शक्तिशाली था वही यहाँ के नियम तय कर देता था। विराज इस प्रांत में पहली बार आया था, इसलिए वो इस प्रांत के शासक से परिचित नहीं था। इस कारण से वसु परिवार को यहाँ पर विराज का खात्मा करने में कोई परेशानी नहीं होती। सभी 6 शिकारियों के शरीर से शक्तिशाली एनर्जी की धारा निकलने लगी। उन सभी 6 शिकारियों ने अपनी एनर्जी की धारा को आपस में जोड़ लिया और इस तरह विराज के चारों ओर एनर्जी की धारा का एक शक्तिशाली घेरा बन गया।
इसके तुरंत बाद सभी शिकारियों ने एक साथ विराज पर हमला कर डाला। इस तरह उन्होंने विराज के किसी भी जगह से बच निकलने की हर संभावना को खत्म कर दिया। ये देखकर विराज नफरत और गुस्से से भड़क उठा। उसने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को अपने चारों ओर एक विशेष तकनीक से घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उसकी तलवार धार का एक हमलावर घेरा उसके चारों ओर मजबूती से बनने लगा। तलवार धार का वो शक्तिशाली चमकदार घेरा सर्पदंश समूह के हत्यारों के सामूहिक हमले पर बिजली की तरह बरस पड़ा। विराज अपनी मार्शियल तकनीक करिश्माई सर्जन से सभी हत्यारों का डटकर सामना कर रहा था। उसे उन हत्यारों से जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। उसकी मार्शियल तकनीक एक हाई ग्रेड स्वर्ग के कदम मार्शियल तकनीक थी, जिसे सीधे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। करिश्माई सर्जन और कर्ण कवच की बदौलत विराज का शरीर अपने स्तर के योद्धाओं की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। विराज का कर्ण कवच एक स्वर्ग स्तर का कवच बन चुका था, जिसकी हमला झेलने की शक्ति सोच से परे स्तर तक जा चुकी थी। विराज की तलवार धार का चमकदार घेरा और हत्यारों के तलवारों के वार आपस में एक दूसरे से टकरा गए। तलवारों के आपस में टकराने की कितनी ही आवाजें वहां गूंज उठी। अनंत चिंगारियां वहां चारों ओर फैल गई। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा मानो वहां पर चिंगारियों की बारिश हो रही थी। उन 6 हत्यारों के बीच खड़े विराज को चिंगारियों की बारिश में भीगते देखकर वैभव चंद्रवंशी ने गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा। वैभव ने उन 6 लोगों को देखा और फिर डरते हुए कहा, गोल्डन पंख कृपया जाओ, बड़े भैया की मदद करो। गोल्डन पंख जो इस समय वैभव को घेरे खड़ा था और उसकी हिफाजत कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद ने फिलहाल तुम्हारी सुरक्षा का काम मुझे सौंपा है। तुम्हें उन हत्यारों से डरने की जरूरत नहीं। ये हत्यारे मेरे उस्ताद की बराबरी नहीं कर सकते। गोल्डन पंख की बात सुनकर वैभव चुप हो गया। उसने विराज को केवल एक बार ही लड़ते देखा था, इसलिए उसे विराज की क्षमता का सही आकलन नहीं था। विराज और उन हत्यारों की कुछ देर की लड़ाई को देखने के बाद वैभव को समझ आने लगा कि विराज अपनी शक्ति और क्षमता से उन सभी हत्यारों के एक साथ आसानी से लड़ पा रहा था। इसके उलट सभी 6 हत्यारे धीरे धीरे अपनी लय खोते जा रहे थे और उनके प्रहारों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। विराज के चारों ओर बने तलवार धार के शक्तिशाली घेरे ने उन सभी 6 हत्यारों की सामूहिक हमला करने की तकनीक को तहस-नहस कर डाला था। इस वजह से उन सभी हत्यारों को अपनी सामूहिक तकनीक को त्याग कर अलग अलग होकर लड़ने के लिए विवश होना पड़ गया था। इस वजह से सभी 6 हत्यारों के चेहरे पर क्रोध और घृणा के भाव उभर रहे थे। जिस तरह वो लगातार विराज के हमले से पिछड़ते जा रहे थे, उसे देखकर उन्हें इस बात की राहत हो रही थी कि उन्हें यहाँ विराज को मारने के लिए नहीं भेजा गया था, उन्हें तो बस विराज को थका देने के लिए भेजा गया था। नहीं तो इस काम के लिए मिलने वाली मोटी धनराशि से वो लोग हाथ धो बैठते, क्योंकि विराज को मार पाना तो उनके लिए संभव नहीं था। ये उन्हें विराज के साथ लड़कर अच्छे से समझ आने लगा था। ऐसा सोचकर उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वो अच्छे से जानते थे कि वसु परिवार का अगला हमला विराज को मौत की गहरी नींद सुला देने वाला था। ऐसे में एक मरने वाले इंसान पर क्रोधित होने का उन्हें कोई लाभ नहीं दिख रहा था। उन सभी हत्यारों से लड़ते हुए विराज को समझ आ रहा था कि वो हत्यारे धीरे धीरे सुरक्षात्मक हमला करने लगे थे। ये देखकर विराज का शक गहरा होने लगा कि ये 6 हत्यारे उसे मारने नहीं बल्कि उसका ध्यान भटकाने और उसकी ऊर्जा खत्म करने यहाँ आए थे, और असल हत्यारा कहीं छिपकर ये सारा तमाशा देख रहा था। लेकिन वो असल हत्यारा किसी रूप में और कहाँ छिपा था, इसका कोई भी अंदाजा विराज को नहीं था। कुछ ही देर में विराज ने उन सभी हत्यारों को अपने प्रहारों से चित्त कर डाला। वो सभी हत्यारे किसी तरह विराज के हमले को अपने ऊपर रोके हुए थे। विराज की शक्ति देखकर उन सबके होश उड़ चुके थे और अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों वसु परिवार ने एक अकेले युवा योद्धा को मारने के लिए इतनी ज्यादा तैयारियां की थी।
उन्हीं लोगों से दूर एक विकृत परछाई उन सभी को लड़ता हुआ देख रही थी। वो विकृत परछाई हवा में इस कद्र घुल मिल गई थी कि अगर उसके पास से भी कोई होकर गुजरता तो भी वो उस विकृत परछाई के वहां होने का हल्का सा भी अनुमान तक नहीं लगा पाता। उस परछाई ने विराज को देखकर कहा, कितना सतर्क बच्चा है। वो परछाई आकृति भूत प्रजाति का एक सदस्य था। अपने आप को छिपाए रखने की उसकी काबिलियत हद से ज्यादा शक्तिशाली थी। वो राक्षसी तंत्र साधना का माहिर गुरु था। तंत्र साधना से उसे न जाने कितने ही श्रापित मंत्र आते थे। शुरू में तो वसु परिवार ने परछाई भूत प्रजाति से मदद मांगने की सोची थी, लेकिन कलिंजर संस्थान के उनके अनुभवों के बाद वो समझ गए थे कि परछाई भूत प्रजाति पर विराज का हमला घातक प्रभाव पैदा कर देता था। इसलिए इस बार वसु परिवार ने पाताल भूत वंश से मदद मांगी थी। इस प्रजाति की खासियत ये थी कि ये गायब होने में महारथी थे। ये छिपकर मंत्रों के सहारे हमला करते थे। ये बिना पहचान में आए अपने शिकार का शिकार करके गुपचुप तरीके से निकल जाते थे। किसी को कभी पता तक नहीं चल पाता था कि आखिर शिकार की मौत कैसे हुई। इस तरह वसु परिवार की योजना थी कि 6 हत्यारों से लड़ने में जब विराज उलझा होगा उसी समय पाताल भूत वंश का हत्यारा मंत्रों के बल से विराज को मार देगा। इस तरह विराज को पता तक नहीं चलेगा कि कब उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही वसु परिवार को एक लाभ ये भी था कि पाताल भूत वंश के हाथों मारा जाने के बाद लोगों को दिखाई ये देगा कि विराज सर्पदंश समूह के हत्यारों के हाथों मारा गया था, तो इससे कोई वसु परिवार पर उंगली नहीं उठा पाएगा कि वसु परिवार आज भी भूत प्रजाति के साथ मिलकर गुप्त रूप से काम कर रहा था। बच्चे, कितनी भी सावधानी बरत ले, सब बेकार है। मौत ही तेरी नियति है, ऐसा कहकर पाताल भूत वंश का वो हत्यारा हंसने लगा। उसकी आंखें लाल रंग से चमकने लगी। वो अपने होठों को हिलाने लगा, जिसका मतलब था कि उसने विराज पर हमला करने के लिए अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसी समय उसके चारों ओर एक रहस्यमय रचनाकार परत बनने लगी और वो अपनी जगह से गायब हो गया। उसी समय हवा में ही कहीं एक अजीब रहस्यमय ऊर्जा का करंट पैदा होने लगा और ऊर्जा का वो करंट तेजी से विराज की ओर बढ़ने लगा। उसी समय विराज जो उन 6 हत्यारों से लड़ रहा था, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी पर कुछ तेज बिजली का झटका महसूस हुआ। बिजली के उस झटके से उसका पूरा शरीर कंपकपा गया। उसी समय अनगिनत भयानक दृश्य और सूचनाएं उसके दिमाग में प्रकाश की गति से भी तेज गति से उठने लगी। अगले ही पल वो वापस से होश में आ गया। उसने ध्यान दिया कि उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर काला तेंदुआ पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसका सारा शरीर पूरी तरह से गहरा काला हो चुका था। अपनी अंतरात्मा में काले तेंदुए को इस तरह पागल होता देखकर विराज समझ गया कि वो किसी गंभीर खतरे में था। पाताल भूत वंश का हत्यारा विराज को मारने वहां आ चुका था। उसने अपना पहला वार विराज पर कर भी दिया था, तो क्या विराज उस पाताल भूत वंश के हत्यारे को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतार पाएगा या फिर किसी गहरी मुसीबत में उलझकर रह जाएगा। विराज नीले पहाड़ों के प्रांत वैभव और गोल्डन पंख के साथ आया था। यहां आते ही वसु परिवार के शिकारी दल के सर्पदंश समूह के हत्यारों ने विराज को घेरकर उस पर हमला कर दिया। उन सभी के साथ लड़ते हुए विराज को महसूस हुआ कि वो सभी उसकी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उसे अपनी रीढ़ की हड्डी पर तेज सनसनाहट महसूस हुई। उस तेज सनसनाहट को महसूस करते ही विराज समझ गया कि उस पर किसी ने शक्तिशाली आत्मा के श्राप से हमला किया था। उस हमले के होते ही विराज को तलवार मणि से उस हमले से जुड़ी अनंत जानकारियां मिलने लगी। कुछ पल के लिए विराज उस जानकारियों की बम्बार्डिंग में खो गया। तलवार पूर्वजा सामना पाताल भूत वंश के हत्यारों से बड़ी संख्या में हुआ था। इस कारण से उन्हें पाताल भूत वंश की काफी गहरी समझ थी। वही समझ तेजी से विराज के दिमाग में समाती जा रही थी। अपने ऊपर हुए आत्मा के हमले को महसूस करते ही विराज ने तुरंत सर्पदंश समूह के हत्यारों पर एक शक्तिशाली हमला करके उन्हें पीछे की ओर खदेड़ दिया।
ऐसा करने के बाद उसने कहा, वसु परिवार ने सच में इस बार अपनी काफी ताकत निचोड़ दी है। उसे अच्छे से मालूम था कि विदिशा नगर और मलय प्रांत में हुए वसु परिवार के हत्याकांड के बाद वसु परिवार चुप बैठने वाला नहीं था। वो घात लगाकर उस पर हमला जरूर करता। लेकिन उसे लगा था कि वसु परिवार अब भूत प्रजाति के हत्यारों से उस पर हमला नहीं करवाएगा। लेकिन इस मामले में वो गलत साबित हुआ था, क्योंकि वसु परिवार ने भूत प्रजाति के पाताल भूत वंश के हत्यारे को उस पर हमला करने भेज दिया था। दरअसल गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला भूत प्रजाति के लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभावी थी। 9 अधूरे संसार ज्वाला के सामने भूत प्रजाति के बड़े बड़े योद्धा अपने आप को असहाय और लाचार पाते थे। यहाँ तक कि भूत प्रजाति का जीवनरस अमृत स्तर योद्धा भी 9 अधूरे संसार ज्वाला के होने पर पीछे हट जाता था। इस बार वसु परिवार ने पाताल भूत वंश के हत्यारे को भेजा था। इस वंश की जनसंख्या बहुत ही कम थी। ये हमेशा ही छिपकर रहते थे। इनके ठिकानों के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती थी। ये हमेशा तंत्र साधना में लगे रहते थे। तंत्र साधना के बल पर इन्होंने न जाने कितनी ही आत्मा पर श्राप छोड़ने वाले मंत्रों को ईजाद कर डाला था। ये छिपकार घात लगाकर अपने शिकार पर आत्मा पर श्राप से हमला करते थे, जिससे इनका शिकार बिना किसी बाहरी घाव के ही मारा जाता था और आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आता था कि उनके साथ खड़े इंसान की मौत कैसे हो गई। लेकिन विराज के मामले में बात पूरी तरह से अलग थी। विराज को वसु परिवार के ऊपर हंसी आ रही थी। विराज वर्धन परिवार की विरासत काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को पूरी तरह से हासिल कर चुका था। काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक आत्मा के हर किस्म के हमले को झेलने में बहुत ही ज्यादा प्रभावी थी। ये सब सोचते हुए विराज ने लंबी गहरी सांस ली और अपने दिल में ही आदेश दिया, गोल्डन पंख पाताल भूत वंश के उस हत्यारे को ढूंढकर तुरंत खत्म कर दो। विराज को अच्छे से मालूम था कि गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला के सामने एक जीवनरस अमृत स्तर का योद्धा भी भाग खड़ा होगा। विराज का आदेश मिलते ही गोल्डन पंख सतर्क हो उठा। उसने तुरंत आत्मा के संबंध के जरिए विराज से कहा, ठीक है उस्ताद। विराज पर हुए आत्मा के हमले के तुरंत बाद गोल्डन पंख भी वहां पर पाताल भूत वंश के हत्यारे को महसूस कर पा रहा था। हालांकि वो उस हत्यारे की स्थिति का नहीं पता लगा पा रहा था। विराज के आदेश की वजह से वो शांत खड़ा वैभव की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब विराज का आदेश मिलते ही उसके शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से उस ओर उड़ चला जहां से विराज पर हमला हुआ था। वैभव को उसने अपनी पीठ पर बैठा लिया। वैभव गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला के बीच खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर का डर रफूचक्कर होने लगा और उसे आनंद आने लगा। उसने गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होने के बाद चीखते हुए कहा, बड़े भैया के गोल्डन पंख, चलो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, दिखा देंगे हम में है कितना दम। वैभव की बात सुनकर गोल्डन पंख सोचने लगा, ये बड़बोलापन नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोचकर उसे मन में ही हंसी आ गई। गोल्डन पंख को मालूम था कि उन तीनों में वैभव सबसे कमजोर था, इसलिए सर्पदंश समूह के हत्यारे वैभव पर हमला करके विराज का ध्यान भटका सकते थे। इसलिए उसने वैभव को अपने साथ ही ले लिया, उसे वहां पर अकेला नहीं छोड़ा। उसके लिए अच्छी खबर ये थी कि पाताल भूत वंश का वो हत्यारा भूत प्रजाति से था, जिस प्रजाति पर उसकी 9 अधूरे संसार ज्वाला मौत की आग बनकर कार्य करती थी। जब तक कि भूत प्रजाति का कोई संत स्तर का ही योद्धा उसके सामने न आ जाए, वो किसी भी शक्तिशाली योद्धा का सामना कर सकता था। गोल्डन पंख को तेजी से अपनी जगह से उड़ता देखकर विराज ने सर्पदंश समूह के हत्यारों को एक बार फिर अपने जोरदार वार से पीछे धकेल दिया। उसे जल्द से जल्द सर्पदंश समूह के इन हत्यारों को ठिकाने लगाना था। उसने अपने अंदर निकल रही भयानक ऊर्जा को शांत किया और अपनी आत्मा की शक्ति पर ध्यान लगाने लगा।
ऐसा करते ही उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर आत्मा तलवार धार की अनंत ऊर्जा निकलने लगी। विराज ने ये आत्मा तलवार ऊर्जा लॉटरी में जीती थी। इसे आत्मा की गुप्त तलवार कहा जाता था। इसे साधने के बाद आत्मा की गुप्त तलवार आत्मा तलवार ऊर्जा में बदल गई और विराज के अंतरात्मा के समुद्र में समा गई। विराज ने इस आत्मा तलवार ऊर्जा का कभी उपयोग नहीं किया था। इसका कारण ये था कि इस तकनीक को इस्तेमाल करने पर ये आत्मा की अच्छी खासी ऊर्जा सोख लेती थी। इससे विराज के अंदर ऊर्जा की भारी कमी हो जाती थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। विराज की आत्मा की शक्ति आत्मा की महाप्राण अवस्था तक पहुंच चुकी थी। वो काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक पूरी तरह से आत्मसात कर चुका था। साथ ही वो एक मार्शियल पूर्वज योद्धा बन चुका था, जिससे उसके शरीर के अंदर बनने वाली एनर्जी की धारा बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होने लगी थी। इन सभी वजहों से उसकी आत्मा की ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका था और वो अब आत्मा तलवार ऊर्जा का उपयोग हमले में कर सकता था। उसने अपनी इस गुप्त तकनीक को बचाकर रखा था ताकि किसी बड़े खतरे में इसका इस्तेमाल कर सके। वो बड़ा खतरा उसके सामने आ चुका था। विराज ने अपनी अंतरात्मा के समुद्र से निकल रही आत्मा तलवार ऊर्जा से अपने चारों ओर मौजूद सर्पदंश समूह के हत्यारों पर एक शक्तिशाली आत्मा का हमला कर डाला। ऐसा करने के तुरंत बाद विराज तेजी से गोल्डन पंख के पीछे चल पड़ा। उसने मुड़कर उन सर्पदंश समूह के हत्यारों की तरफ देखा तक नहीं। विराज को अच्छे से मालूम था कि उसका किया गया आत्मा तलवार ऊर्जा का हमला कितना घातक था। भले ही सर्पदंश समूह के हत्यारों ने उस आत्मा तलवार ऊर्जा के हमले को रोकने के लिए किसी गुप्त आत्मा के कवच का सहारा लिया हो, फिर भी उस हमले से खुद को बचा पाना उनके लिए संभव नहीं था। इस एक अकेले वार ने उसकी आत्मा की आधी ऊर्जा को चूस लिया था। इसी कारण से विराज इस आत्मा तलवार ऊर्जा का उपयोग हर जगह नहीं करता था, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा तेजी से कम होने पर उसकी लड़ने की क्षमता पर इसका नकारात्मक असर पड़ता था। विराज इस आत्मा तलवार ऊर्जा का इस समय प्रयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पाताल भूत वंश के उस शक्तिशाली हत्यारे की वजह से उसे अपने इस गुप्त तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। विराज का घातक आत्मा तलवार ऊर्जा का हमला होते ही सभी सर्पदंश समूह के हत्यारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि विराज इतना शक्तिशाली जानलेवा हमला उन पर कर सकता था। वो तो यहाँ पर सिर्फ विराज के शरीर की ऊर्जा को खत्म करने आए थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनका सामना आखिर किस शक्ति से हुआ था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन पर प्राणघातक हमला हो चुका था और अब मौत ही उनकी नियति बन चुकी थी। वो न चाहते हुए भी अपनी मौत की तरफ तेजी से खींचते जाने लगे। वो सभी जमीन पर गिर पड़े और बुरी तरह से तड़पने लगे। उनके बाहरी शरीर पर एक भी घाव नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा टूटकर खड़खड़ हो चुकी थी। उनके लड़ने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वो इस समय सिर्फ एक कचरा ही बचे थे। कुछ ही देर में तड़प कर उनकी मौत हो गई। विराज को सर्पदंश समूह के साथ लड़ता देखकर कई सारे शिकारी समूह उस ओर खींचे चले आए। वो सभी विराज को सर्पदंश समूह के साथ लड़ता हुआ देख रहे थे। विराज के वार से उन सर्पदंश समूह के सभी 6 हत्यारों की लाश जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर सभी शिकारी हतप्रभ रह गए। शिकारियों की उस भीड़ में एक शिकारी ने चौंकते हुए कहा, इस युवा योद्धा में कमाल की शक्तियां हैं। इस युवा के सिर्फ एक प्रहार से ये 6 इतने शक्तिशाली योद्धा ढेर हो गए और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बाहरी शरीर पर चोट का एक निशान तक नहीं है। ये जरूर किसी गहन गुप्त आत्मा के हमले का उपयोग कर रहा था, जिसके दम पर इसने एक ही वार में इन्हें मार गिराया। कलिंजर एम्पायर के अंदर गुप्त आत्मा तकनीक एक दुर्लभ और अनमोल तकनीक थी। एक साधारण गुप्त आत्मा तकनीक का मूल्य भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता था।
ऐसे में जिस गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग विराज कर रहा था वो तो एक बहुमूल्य तकनीक थी जो किसी को भी रातों रात अमीर बना सकती थी। ये समझते ही उन सभी शिकारियों के अंदर लालच के शैतान ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो सभी विराज को किसी बंद तिजोरी की तरह देखने लगे जिसे लूटने पर उनकी गरीबी के दिन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते। वही कुछ शिकारियों के दिमाग में चलने लगा कि अगर उन्हें विराज की वो गुप्त तकनीक हासिल हो जाए तो इससे उनकी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और वो कलिजंग एम्पायर के बड़े शिकारियों में शामिल हो जाएंगे। उसी समय शिकारियों की भीड़ के पीछे से किसी की आवाज आई, अपने अंदर उठ रहे हसरत के इस तूफान को जितना जल्दी हो सके यही दफन कर लो। ये युवा योद्धा तुम लोगों के औकात से बाहर की हस्ती है। इस अकेले युवा ने एक ही वार में 6 मार्शियल सम्राट योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया और तुम चूजों को लग रहा है कि तुम इससे गुप्त आत्मा की तकनीक छीन पाओगे। उसकी उंगली का एक प्रहार ही तुम्हारी कब्रों को खोदने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ समझे या नहीं? उस लड़के के साथ जो आया है वो चंद्रवंशी परिवार का युवा मास्टर वैभव चंद्रवंशी है। उस पर नजर डालने का मतलब समझते हो और सुनहरी पोशाक पहने वो युवा तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। आखिर वो कौन था जो शिकारियों के समूहों को उनकी औकात दिखा रहा था? उस इंसान की बात सुनकर शिकारियों का समूह क्या करने वाला था? क्या विराज पाताल भूत वंश के हत्यारे को मार गिराने में कामयाब हो पाएगा? हरे रंग की पोशाक पहने वसु परिवार का इंसान कौन था जो छिपकर सारा नजारा देख रहा था?